हम लोग आज क्लास 6 चैप्टर 1 इतिहास में कैसे पता करें कब क्या हुआ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे परिवार में कब क्या हुआ। पुराने समय में हम किससे जाना करते थे कि हमारे परिवार में कब और क्या हुआ था। तो उसके बारे में जानकारी हमें हमारे दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी से पता चलता था। और पुरानी बातें जैसे हमारे समाज में क्या हुआ, कौन क्या किया या कब क्या हुआ, उसका पता हमको समाचार पत्र, पत्रिका, टीवी और रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती थी। सोचो अगर हमें हज़ारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे। तो उसके ही बारे में आज जानना है हमको कि हम कैसे जानेंगे कि हज़ारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम क्या करेंगे। तो हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो हज़ारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। अब हम यह जानते हैं कि इतिहास क्या होता है। तो इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। इतिहास क्या है? इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। तो यह कौन करता है? यह कौन करता है? किसको बोलते हैं कि इतिहास को कौन हमको समझाएगा कि पहले क्या हुआ था? तो वह समझाने का काम जो होता है वह इतिहासकार का होता है। तो इतिहासकार किसे कहेंगे? इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्य कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, जैसे हथियार हो गए, औजार हो गए, सिक्के हो गए, और जो पुराने समय में कंकाल प्राप्त हुए थे वो हो गए, किले मिले थे वो हो गए। इनकी जानकारी हमें इतिहासकार देते हैं। उनके आधार पे हमको बताते हैं कि इतिहास में कब क्या हुआ था। आइए हम जानते हैं ये हेरोडोटस कौन था। ये हेरोडोटस एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार थे जिन्हें इतिहास के पितामह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही प्रथम व्यक्ति थे जो इतिहास के बारे में जानकारी देना स्टार्ट किए थे। तो एक क्वेश्चन बन जाता है जैसे इतिहास के प्रथम पिता कौन थे? तो प्रथम पिता कौन थे? तो प्रथम पिता हेरोडोटस थे। दूसरा प्रश्न है भारत के पहले इतिहासकार कौन थे? यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, कौन है लिख दिया गया है, जबकि लिखना चाहिए भारत के पहले इतिहासकार कौन थे। तो भारत के पहले इतिहासकार राम शरण शर्मा जी थे। जो हेरोडोटस थे तो वो तो पूरी दुनिया के थे, वो माना जाएगा कि वो पूरी दुनिया के थे। तो हम यह भी तो जानते हैं कि भारत के कौन थे। तो भारत के राम शरण शर्मा जी थे। ठीक है। अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार और औजारों के माध्यम से मिलती थी। प्रायः इन वस्तुओं को पुरातत्व जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त किया जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरातत्व विभाग के लोग जो हैं वह खुदाई कर रहे हैं। फिगर में देखिए वो खुदाई करके एक कंकाल निकाल रहे हैं और उनके बगल में कुछ मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं। जैसे मिट्टी के बर्तनों से हम यह समझ सकते हैं कि जब लोग उस समय के लोग जब कोई मर जाता था, मृत व्यक्ति को दफनाते थे तो उनके साथ खाना पीना, पानी या सब कुछ रख देते थे। वह सोचते थे कि अगर यह कभी इसका पुनर्जन्म हुआ या इसको कभी भूख लगी तो ये खाएगा पिएगा कैसे, इसीलिए उसके बगल में ये सब चीज़ें रख दिया करते थे। तो इतिहासकार ऐसे ही अनुमान लगाते हैं कि उस समय के लोग यह चीज़ें क्यों किया करते रहे होंगे। तो आइए हम जानते हैं पुरातत्व किसे कहते हैं। पुरातत्व प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं के मंदिरों और इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, कौन कौन से वस्तु? जैसे मिट्टी के बर्तन, हथियार, औजार,
जैसे उन्होंने कोई मंदिर बनाया हो, तो उसका अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। और इसका अध्ययन करने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं या कहते हैं। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि पुरातत्व किसे कहते हैं और पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं। मतलब प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, मंदिरों और इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है और इसका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। ठीक है, आइए आगे। एक समय ऐसा भी था जब मानव लिखना नहीं जानता था, और एक समय ऐसा भी था कि जब मानव लिखना जानता था लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं पाया, आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। और एक समय ऐसा भी आया जब मानव ने लिखना स्टार्ट किया और उसको हम लोग भी पढ़ना शुरू कर दिए, या हम लोग जान गए कि कैसे उसको पढ़ा जाता है, या हमारे जो इतिहासकार है वो बताने लगे कि इस शब्द का मतलब यह होता है। तो उन्होंने नई नई विधियों से इजाद किया कि यह क्या लिखा हुआ है। तो आइए इसी सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। एक प्राक ऐतिहासिक काल, जिसको पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, वह समय जब मानव सभ्यता का कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। वह समय जब मानव सभ्यता का कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो हम कैसे यह जान गए कि यह पूर्व ऐतिहासिक काल था। तो उस समय की चित्रकलाओं को देख के हम यह पता कर सकते थे कि यह उस समय के लोग लिखना नहीं जानते थे, इसीलिए उसको पूर्व ऐतिहासिक काल बोल दिया गया। ठीक है, आइए दूसरे पे, आद्य ऐतिहासिक काल। वह समय जब किसी सभ्यता के पास लिखित दस्तावेज या लिपि उपलब्ध होती है लेकिन उसको पूरी तरीके से समझा या पढ़ा नहीं जा पाता है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और आते हैं हम तीसरे पार्ट पे, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस समय को कहा जाता है जब मानव सभ्यता ने लिखित भाषा का विकास किया और उसे पढ़ा भी गया। और उस समय के लोग लिखते कहाँ थे? पत्थरों पे लिखते थे, शिलाओं पे लिखते थे, मंदिरों पे लिखते थे। तो उसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ना सीख गए। तो हम उससे क्या पता कर सकते थे जो वहाँ पे लिखा हुआ था, कि यह जो चीज़ें लिखी हुई थी वो हम देखते थे कि मंदिरों पे क्या लिखा गया है। तो कभी कभी शिलाओं, मंदिरों पे जैसे कोई राजा कोई युद्ध जीत के आ रहा है तो उसके विजय की घोषणा की जाती थी। ठीक है, यह ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि उस समय संचार का कोई माध्यम तो था नहीं, मोबाइल, टेलीफोन, समाचार पत्र ऐसा कुछ तो था नहीं। तो उस समय ऐसे ही पत्थरों पे, शिलाओं पे लिख दिया जाता था जिससे कि यह पता चल सके कि उस समय हमारे राजा ने यह विजय प्राप्त की। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखने की शुरुआत किस किस चीज़ों पे हुई, हम आज आपको वह बताएंगे। जैसे कभी इतिहास हम पढ़ते हैं तो हमको बता दिया जाता है कि ताड़पत्रों पे लिखा जाता था, भोजपत्रों पे लिखा जाता था, ताम्रपत्रों पे लिखा जाता था। तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि यह भोजपत्र, ताड़पत्र और ताम्रपत्र होते क्या हैं। तो उसी के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो पहले तो कागज़ तो था नहीं, तो कागज़ की खोज चीन देश ने की थी। तो कागज़ नहीं था तो लोग लिखते किस पे थे? लोग, पहला आता है ताड़पत्र। तो ताड़ का जो पत्ता होता है उसको सुखा कर, उसको साफ करके उस पे ही लोग लिखा करते थे। ठीक है, जैसे मान लो किसी एक राजा को दूसरे राजा से कोई पत्र भेजना हो, उनको युद्ध के बारे में चेतावनी देनी हो, उनको रिश्तेदारी के लिए कुछ भेजना हो, तो ताड़पत्रों पे वो लिख के भेजा करते थे। और धार्मिक उपदेश, जैसे मान लो कोई गुरु है, उनको कोई धर्म के बारे में अपने उपदेश देना है, तो वो ताड़पत्रों पे ही लिखा करते थे। फिर आया एक भोजपत्र, जहाँ पे ताड़पत्र उपलब्ध नहीं थे, जहाँ पे भोजपत्र उपलब्ध थे। तो पेड़ की छाल, एक भुर्ज नामक पेड़ होता है, उसकी छाल को निकाल के उस पे लिखा जाता है। तो जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं कि इंसान ने पेड़ से छाल निकाल के उसको मोड़ रहे हैं, तो ये भोजपत्र होता था। भोजपत्रों को विशेषकर जैसे किसी उत्सव पे यूज किया जाता था, किसी को इनविटेशन भेजने के लिए प्रयोग किया जाता था भोजपत्रों को। ठीक है, फिर एक आया ताम्रपत्र, मतलब धातु के किसी टुकड़े पे,
धातु का कोई भी टुकड़ा हो सकता है, जैसे वो तांबा का टुकड़ा हो सकता है, लोहे का टुकड़ा हो सकता है, और उस पर जब किसी विधि से लिखा जाता था तो उसे ताम्रपत्र कहते थे। ताड़पत्र और भोजपत्र पे जो भी चीज़ें लिखी जाती थी वो तो ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन ताम्रपत्र पे लिखी हुई चीज़ें समाप्त नहीं हो सकती हैं। तो इसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रखने के लिए ही ताम्रपत्रों का उपयोग किया जाता था। जैसे मान लो राजा ने कोई आदेश दिया कि यह आदेश सभी पे लागू होता है, कोई धार्मिक आदेश दिया या कोई अपने राज्य को चलाने के लिए कोई आदेश दिया, तो ताम्रपत्र पे लिख के आदेश को प्रकाशित करा देता था। ढोल नगाड़ों से सभी जगह घुमवा दिया करता था, तो ताम्रपत्र पे लिखते थे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और एक था जैसे सार्वजनिक चीज़ों पे हम स्तंभ लेख लिखा करते थे। स्तंभ लेख क्या होता है? स्तंभ लेख आमतौर पर पत्थर या धातु के बड़े स्तंभों पर उकेरे जाते हैं। जैसे अगर आप कहीं घूमने जाइए, जैसे कुतुब मीनार देखने जाइए, या कहीं कहीं और कहीं मंदिरों पे जाइए, तो वहाँ पे मंदिरों पे भी देखिए कुछ लिखा रहता है। तो जब पत्थर या धातु के बड़े स्तंभ, देखिए यहाँ जैसे फिगर में देख सकते हैं, बड़े बड़े स्तंभ है, इधर अगल बगल दो ठो धातु का स्तंभ है और बीच में जो है वो पत्थर का स्तंभ है। इस पे भी देखिए धातु के स्तंभ पे भी कुछ लिखा गया है। तो जब ऐसी चीज़ों पे स्तंभ लेख, मतलब धातु या पत्थर की चीज़ों पे जब कुछ लिखा जाता था तो उसे स्तंभ लेख कहते थे। अच्छा, ये भी हमारे मन में आएगा कि यह धातु की या पत्थर की चीज़ों पे ऐसे क्यों लिखा जाता है। तो जैसे धार्मिक धर्म के बारे में कुछ बताना हो तो ऐसी चीज़ों पे लिख दें जो सार्वजनिक स्थान पे रहेगा तो सभी लोग पढ़ेंगे, और जब सभी लोग पढ़ेंगे तो उसको सभी लोग मानेंगे भी। इसीलिए स्तंभ लेख उस समय लिखा जाता था, और यह बहुत सालों तक चला करता था। जैसे यह न ख़त्म होने वाला है, न मिटने वाला है, न जल्दी क्षरण होने वाला है, इसीलिए ये लोग पत्थरों पे और धातुओं पे ही लिखा करते थे। और दूसरा इधर देखिए, साइड में देखिए, अपने राइट साइड में देखेंगे तो एक शिलालेख है। शिलालेख जो है वो केवल पत्थरों, चट्टानों, स्तंभों, मंदिरों की दीवारों और गुफाओं की सतहों पर बनाए जाते थे। आप देख सकते हैं कि केवल ये पत्थर के चट्टानों, स्तंभों, मंदिरों की दीवारों और गुफाओं की सतहों पर बनाए जाते थे, और यह बनाने से पहले पहले उन पत्थरों को चिकना किया जाता था। चिकना किया जाता था, तब उस पर लिखा जाता था। ठीक है। और जैसे मान लीजिए अब ये आप सोचेंगे कि उस पर क्या लिखा जाता था, तो शासकीय आदेश, कोई राजा कोई चीज़ जीत के आया तो उसको उस पत्थर पे लिख दिया जाता था कि हमारे राजा ने यह उपलब्धि प्राप्त की, या हमारे राजा ने इस राजा को हराया, और इतनी हानि हुई और उससे क्या फ़ायदा हुआ, वो सभी चीज़ें हो सकता है लिखी गई हों या न लिखी गई हों, हमको इसके बारे में कम जानकारी प्राप्त है। लेकिन राजा ने किस राजा को हराया यह तो परफेक्टली उस पत्थरों पे लिखा जाता था। और पत्थरों पे जैसे एक फिगर देखिए आप, यहाँ एक फिगर में दिखाया गया है कि पत्थरों पे उकेरा गया है कि कैसे हमने बाढ़ से मार के एक शेर या किसी जानवर को मार दिया है। तो इससे यहाँ हमें जानकारी प्राप्त होती थी कि उस समय के लोग धनुष चलाना सीख गए थे और शिकार करना भी सीख गए थे। शिकार धनुष से ही किया करते थे और शिकारों को मार के ही अपना भोजन प्राप्त करते थे। और उससे पहले एक है, तो हमने आज यहाँ पे जान गए कि स्तंभ लेख क्या होता है, शिलालेख क्या होता है, और यह किस चीज़ों पे लिखा जाता था, क्यों लिखा जाता था, ऐसी चीज़ें हम क्यों करते थे, क्योंकि जैसे यह चीज़ें हमेशा बनी रहें। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इतिहास को जानने के स्रोत, हमारे पास इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं यह देखते हैं। जैसे है पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत केवल शिलालेख, सिक्के, जैसे उस समय के हम शिलालेखों को देखेंगे तो हमारे पास यह उस पर जो चीज़ें लिखी होंगी, जो खुदी होंगी, उसको हम पढ़ सकेंगे। तो पढ़ के हम यह अनुमान लगाते हैं कि उस समय के लोग इसलिए उस पर लिखे थे, इस कारण से लिखे थे। जैसे अशोक के शिलालेख, हजरत महल के शिलालेख थे ना, तो रुक्मिणी देवी अभिलेख है, तो जैसे उस पर लिख दिया गया था कि हमारे महान राजा ने यह उपदेश दिया है कि यह सभी को मानना है। ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत में दूसरा आता है सिक्के।
विभिन्न कालों और राजवंशों के द्वारा जारी किए गए सिक्के, उदाहरण के तौर पे मौर्य, गुप्त, मुगल काल के सिक्के। जैसे उस समय के जिस राजा ने लेन देन के लिए सिक्के चलाए थे, तो उस पे उसकी फ़ोटो हुआ करती थी, और उसकी फ़ोटो की ही वजह से उनको पहचान पाते थे कि यह किस राजा ने सिक्के चलाए। हर राजा ने अपने अपने समय में अलग अलग प्रकार के सिक्के चलाए। जैसे यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक सिक्का चलाया था जिस पर उनकी फ़ोटो है। कुमारगुप्त प्रथम ने भी सिक्का चलाया था जिस पर उनकी फ़ोटो है। ठीक है। पुरातात्विक स्रोत केवल इतना तक ही नहीं है, शिलालेख सिक्के तक ही सीमित नहीं है। उस समय की प्राप्त अस्थियां और कंकाल, औजार एवं हथियार, खंडहर, प्राचीन नगर, भवन, किले, मंदिर, उस समय इतनी चीज़ें प्राप्त, जो उस समय की चीज़ें प्राप्त हैं, उसको हम लोग सारे कुछ चीज़ों को क्या मानते हैं, स्रोत मानते हैं, कि हम कैसे जान पाएँ कि इतिहास में कब क्या हुआ। तो जैसे कोई मान लीजिए हमको प्राचीन नगर मिल गया, जैसे हड़प्पा की सभ्यता मिल गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता मिल गई, मिस्र की सभ्यता मिल गई, तो उसको हम लोग पूरा खोद के देखें तो वहाँ की जैसे नगरीय सभ्यता कैसी थी, वहाँ पे नालियाँ थी कि नहीं, वहाँ पे लोग नहाते कैसे थे, वहाँ पे लोग किस भगवान की पूजा किया करते थे, तो इसकी जानकारी हमें मिल गई, क्योंकि पूरा का पूरा नगर मिल गया। तो वहाँ पे मंदिर भी मिले, वहाँ पे नहाने के स्रोत में मिले, वहाँ पे बर्तन भी मिले, वहाँ पे खिलौने भी मिले, वहाँ पे औजार भी मिले। तो हमको यह पता चल गया कि वहाँ पे लोग कैसे रहा करते थे। तो जब हमने जैसे मान लीजिए हड़प्पा की सभ्यता खोद पाई, तो वहाँ पे हमने देखा कि वो पूरा का पूरा नगर बसा हुआ था। नगर का मतलब शहर। तो शहर में वो उन्होंने देखा कि प्रॉपर रोड बने हुए थे, रोड के दोनों तरफ घर बने हुए थे, और प्रॉपर पानी निकासी का भी व्यवस्था थी। तो उस समय के लोगों के बारे में यह जानकारी प्राप्त हुई कि उस समय के लोग भी अच्छी तरीके से व्यवस्थित थे। ठीक है। तो पूरा तात्विक स्रोत में बस इतना ही। आगे है ये साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जैसे धार्मिक साहित्यिक स्रोत होता है, गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत होता है। धार्मिक साहित्यिक स्रोत क्या है? जैसे वेद और उपनिषद को हम लोग पढ़ के यह बता सकते हैं कि उस समय की चीज़ों में क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी, लेकिन हमेशा अच्छाई लिखी है। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उपनिषद भारतीय सभ्यता के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ हैं। तो इससे हम लोग धर्म के बारे में अपने समझ सकते हैं। जैसे कि हमको पूजा कैसे करनी चाहिए, हमको सामवेद में, अथर्ववेद में क्या क्या लिखा है, यजुर्वेद में क्या लिखा है, जैसे हमें यज्ञ कैसे करना चाहिए, ये सब वेदों में समाहित है। अब आइए महाकाव्य। हमारे पास 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, और सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। और इन महाभारत को लिखने वाले कौन थे? वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास जी। ठीक है। तो ये हमारा पहला लिखित सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण आदि धार्मिक ग्रंथ हैं जो देवी देवताओं, राजा रानियों और ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण देते हैं कि उस समय के राजा कैसे और रानियां कैसे रहा करते थे, उस समय के देवी देवताओं की पूजा कैसे हुआ करती थी। ठीक है। और दूसरे धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैसे बौद्ध और जैन साहित्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए, बौद्ध की जानकारी प्राप्त करने के लिए त्रिपिटक था। क्या था? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो बुद्ध के उपदेश और शिक्षाओं का संग्रह है। जैन आगमन, महावीर और अन्य तीर्थकारों की शिक्षाओं और उपदेशों का संग्रह है। जैसे जैन धर्म के प्रथम जो जैन धर्म को जो प्रथम खोजे थे उनका नाम था ऋषभदेव। महावीर स्वामी जी जो थे वो 24वें तीर्थकार थे जैन धर्म के। तो इनका महावीर और अन्य तीर्थकारों की शिक्षाओं और उपदेशों का जो संग्रह है वो जैन आगमन कहलाता है। ठीक है। ये था धार्मिक साहित्यिक स्रोत। अब आते हैं गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत। जैसे इतिहास ग्रंथ, जैसे कल्लड़ की रजत रंजनी लिखी गई है, तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास इसमें बताया गया है। जैसे बाण भट्ट की हर्षचरित है, राजा हर्षवर्धन का जीवन और शासनकाल इसमें लिखा गया है। तो ये सब भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में जैसे पूछा जाएगा
कि हर्षचरित किसने लिखी है, तो आप बताएंगे बाणभट्ट। और ये भी पूछा जा सकता है कि हर्षचरित में किसके जीवन के बारे में लिखा गया है, तो राजा हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है। राज दरबारी साहित्य, मतलब राज दरबार में रहने वाले जो लोग थे उनमें से जो साहित्य लिख सकते थे, तो उन्होंने उसके बारे में लिखा। तो आइए देखते हैं। एक अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर के शासनकाल का विस्तृत विवरण है सॉरी। तो उसमें अकबरनामा में बताया गया है कि अकबर उस समय के शासनकाल में अकबर कैसे रहा करते थे, कैसे वो शासन किया करते थे, कैसे हिंदू मुस्लिम में बंटवारा नहीं किया करते थे। तो जैसे जजिया कर उन्होंने समाप्त कर दिया था। तो अकबरनामा में अबुल फजल ने ये सब सारी चीज़ें लिखी, इसीलिए हमको अकबर के शासनकाल की सारी चीज़ें हमको पता चलती है। जैसे तुझके जहांगीरी में मुग़ल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा है। तो उनकी आत्मकथा है कि उन्होंने कैसे किसी राजा को हराया, कैसे युद्ध किया, कैसे अपना साम्राज्य चलाया और कैसे अपना जीवन यापन किया। और यात्रा विवरण और यात्री लेख, जैसे कोई बाहरी यात्री, जैसे चीन का कोई हो, कोई दूसरे देश का हो, जो यात्री अपने देश में यात्रा करने आते थे, तो वह यात्रा करके यहाँ के बारे में लिखा करते थे। तो उनसे भी हमें यह पता चलता था कि इतिहास में हमारे क्या क्या हुआ। तो जैसे फायान और ह्वेनसांग आए, चीनी यात्री जिन्होंने भारत का भ्रमण किया और अपने यात्रा विवरण में तत्कालीन भारतीय समाज और संस्कृति का भी वर्णन किया। ठीक है। जो फायान चीनी यात्री था और जो ह्वेनसांग, जैसे क्या है, ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग भी चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण बताता है। ठीक है। नाट्य और काव्य साहित्य, कालिदास की रचनाएं, शकुंतला, मेघदूत आदि नाट्य और काव्य साहित्य की चीज़ों को बताते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब ये हमारा आज समाप्त होता है। और देखिए, इतिहास अतीत के मानव कृत्यों का विज्ञान है। हिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन एक्शन इन द पास्ट। ये जो बोले थे आरजी कोलिंगवुड बोले थे। ऐसे शब्दों के साथ हम यह आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।